हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका जो पेपर है MCQ बेस पर होने वाला है, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट MCQs लेकर के आ गई हूँ। आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको बताऊंगी, जो इस बार आप लोगों के यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तो जो हमारे बच्चे MCQ बेस पर पेपर देने वाले हैं, अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। देखिए, हु रोट हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखा? यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हिंद स्वराज रिटन बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स होती हैं और 8 यूनिट हम डिटेल में पूरा पढ़ा चुके हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का। तो हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस हम कंप्लीट करवा चुके हैं और लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको मॉडल पेपर की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज हिंद स्वराज रिटन। गांधी जी ने जब हिंद स्वराज ये किताब लिखी तो किस ईयर में लिखा? तो 1909 में लिखा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज वाज ओरिजिनली रिटेन इन विच लैंग्वेज। हिंद स्वराज को गांधी जी ने किस लैंग्वेज में लिखा था, यानी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? तो गांधी जी ने गुजराती में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंद स्वराज। देखिए, ये सारा MCQ वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्ज़ाम में यही सारे MCQs पूछे जाते हैं। तो हिंद स्वराज में स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि स्वशासन। ऑप्शन नंबर बी सेल्फ रूल आपका राइट आंसर है। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वॉयज डिड गांधी राइट हिंद स्वराज। देखिए, वॉयज का मतलब होता है जल यात्रा, यानी कि देखो, गांधी जी पानी वाले जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, तो गांधी जी ने रास्ते में ही, यात्रा के दौरान ही अपनी किताब हिंद स्वराज को लिखा था। तो गांधी जी कौन सी यात्रा कर रहे थे? तो इंग्लैंड से गांधी जी साउथ अफ्रीका जा रहे थे पानी वाले जहाज़ से, शिप से। तो उस टाइम गांधी जी ने उसी में रास्ते के दौरान, सफ़र के दौरान गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज को लिखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन हिंद स्वराज किताब में, पुस्तक में गांधी जी किस चीज़ की क्रिटिसाइज करते हैं? क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना होता है। तो गांधी जी अपनी बुक हिंद स्वराज में किस चीज़ की आलोचना करते हैं? तो गांधी जी मॉडर्न, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक पाश्चात्य जो सभ्यता है, उसको गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते, उसकी आलोचना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बुक हिंद स्वराज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो ये लिखा गया है, देखिए, ये लिखा गया है डायलॉग की फॉर्म में। हिंद स्वराज बुक को गांधी जी ने डायलॉग की फॉर्म में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, गांधी कंसीडर्ड रेलवेज एज। तो गांधी जी ने माना कि जो रेलवे है ये क्या है? तो हार्मफुल इन मेनी वेज। हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह है, नुकसानदेह कई सारे तरीकों में रेलवे जो है ये अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। गांधी जी का ये मानना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अदर साइड ऑफ साइलेंस। द अदर साइड ऑफ साइलेंस की राइटर है उर्वशी बुटालिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यूनिट नंबर 1 में आपको गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ना है और उर्वशी बुटालिया की पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस के बारे में पढ़ना है। तो इसकी राइटर उर्वशी बुटालिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस। तो द अदर साइड ऑफ साइलेंस बुक जो है जिसको उर्वशी बुटालिया ने लिखा है, इसका मेन थीम क्या है? तो इसका मेन थीम है पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जब पार्टीशन हुआ, एंड इट्स ह्यूमन इम्पैक्ट, और इंसानों पर जो उसका प्रभाव पड़ा, खास तौर से महिलाओं और बच्चों पर। तो उर्वशी बुटालिया अपनी इस किताब में, अपनी इस बुक में उसी चीज़ के बारे में लिखती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी ये पूरी तरीके से पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पर जितनी भी घटनाएं हुई उस पर ये बेस्ड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल इवेंट इज सेंट्रल टू द बुक। तो बुक जो है द अदर साइड ऑफ साइलेंस में, इसमें कौन सा जो इवेंट है सेंट्रल हिस्टोरिकल, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट सेंट्रल इसमें है इस बुक में? तो पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, यानी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो पार्टीशन के टाइम पर जो कुछ भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई, जो महिलाओं ने फेस किया, उसके बारे में ये बुक हमें बताती है। अगला क्वेश्चन है, द बुक हाईलाइट्स द सफरिंग ऑफ, सफरिंग मतलब दुख, तकलीफ। तो ये बुक किस सफरिंग को हाईलाइट करती है? तो कॉमन पीपुल अफेक्टेड बाय पार्टीशन, यानी जो कॉमन लोग थे जो पार्टीशन से प्रभावित हुए, उनके बारे में, उनके दुख को ये बुक हमें बताती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, उर्वशी बुटालिया इज नोन एज हिस्टोरियन एंड फेमिनिस्ट राइटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ नेक्टर इन ए सीव। नेक्टर इन ए सीव जो है कमला मरकंडिया का ये नॉवेल है, और ये पूरे नॉवेल की जो समरी है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए आपके सिलेबस में जितना नॉवेल, ड्रामा, पोएम्स दी गई हैं, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, और सभी के जो अलग अलग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक ड्रामा, नॉवेल या पोएम्स के लिए अलग अलग एमसीक्यूज़ की वीडियो आपको मिले, तो आप उसके लिए भी प्लेलिस्ट में चेक ज़रूर कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। अब चलिए देखिए क्या है, हु इज़ द नरेटर। नरेटर कौन है नेक्टर इन ए सीव नॉवेल में? तो रुक्मणी नरेटर है, और यही मेन कैरेक्टर है जो पूरी कहानी को एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रुक्मणीज हस्बैंड। तो आपको अच्छे से पता है, नाथन नाम होता है रुक्मणी के हस्बैंड का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नाथन्स ऑक्यूपेशन। नाथन का व्यवसाय क्या होता है? तो वो फार्मर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विच कैरेक्टर इज ए डॉक्टर इन द नॉवेल नेक्टर इन ए सीव। तो नेक्टर इन ए सीव नॉवेल में डॉक्टर कैरेक्टर होती है केन्नी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर चेंज कम्स टू द विलेज इन द नॉवेल नेक्टर इन ए सीव। तो नेक्टर इन ए सीव नॉवेल में विलेज में कौन सा चेंज यानी बदलाव यानी परिवर्तन आता है? तो देखिए, जब टैनरी आ जाती है, चमड़े की फैक्ट्री जब वहाँ पे स्थापित हो जाती है, तो गांव के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये टैनरी इज इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, द नॉवेल नेक्टर इन ए सीव मेनली पोर्ट्रेज। पोर्ट्रेज मतलब चित्रित करना या बताना। तो नॉवेल नेक्टर इन ए सीव किस चीज़ के बारे में बताता है अपने रीडर को? तो रूरल इंडियन लाइफ एंड स्ट्रगल, यानी कि भारतीय ग्रामीण जीवन के लोगों का, मतलब भारतीय ग्रामीण के मतलब लोगों का जीवन कैसा होता है और किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन से वो लोग प्रभावित होते हैं और उनका स्ट्रगल क्या है, वो चीज़ इस नॉवेल में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईराज मेजर प्रॉब्लम। ईरा जो होती है ये रुक्मणी की डॉटर होती है, रुक्मणी की बेटी होती है। जब इसकी शादी होती है ईरा की, तो इसके सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है? तो ये मतलब इसके बच्चे नहीं होते, चाइल्डलेसनेस होती है, यानी कि इसके कभी बच्चे नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, विच थीम इज सेंट्रल टू द नॉवेल इन द नेक्टर इन ए सीव। तो सर्वाइवल एंड इंड्योरेंस को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। फटाफट से अपने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखिए, क्योंकि ये 100% गारंटी है कि आपके ये सारे एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आएंगे।
100 MCQs लगभग मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जो कि पूरा का पूरा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द टाइटल नेक्टर इन ए सीव सिम्बोलाइजेज। तो नेक्टर इन ए सीव, नेक्टर मतलब अमृत, सीव छलनी, तो छलनी में अमृत किस चीज़ का सिम्बोलाइज है? तो होप एमिड सफरिंग एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि दुख और अनिश्चितता में भी क्या होती है? होप यानी आशा होती है। रुक्मणी को, उसके हस्बैंड को क्या होता है कि हमेशा इतनी परेशानियों के बावजूद, गरीबी के बावजूद, खाने पीने की चीज़ें ना होने के बावजूद, ज़िंदगी में केवल तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें एक होप होती है अच्छे दिन की। तो यही इसका मेन सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, हु इज़ द पोएट ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण ये पोएम है तोरू दत्त की, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लक्ष्मण पोएम की जगह पर तोरू दत्त की पोएम आवर कैजुरीना ट्री दिया गया है। तो आवर कैजुरीना ट्री से रिलेटेड जो MCQs आपके एग्जाम में आएंगे उनको मैं करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों को पढ़ना है आवर कैजुरीना ट्री, वो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जिसमें मैंने आपको उसके MCQs कराए हैं। आज मैं लक्ष्मण से रिलेटेड MCQs बताऊंगी, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन बच्चों की यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण पोएम को पढ़ना है। तो इसकी पोएट हैं तोरू दत्त। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, द पोएम लक्ष्मण इज बेस्ड ऑन विच एपिक। तो ये किस एपिक पर बेस्ड है ये पोएम? तो रामायण पर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला, हु इज़ द स्पीकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो देखिए ये डायलॉग के फॉर्म में तोरू दत्त ने लिखा है, जिसमें सीता और लक्ष्मण, सीता जी और लक्ष्मण बातचीत करते हैं। तो स्पीकिंग कौन बोलता है बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत में? तो सीता जी बोलती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, वाई डज सीता वांट टू क्रॉस द लाइन। सीता जी वो लाइन क्यों क्रॉस करना चाहती हैं जो लक्ष्मण ने खींची थी? टू गिव आर्म्स टू ए मैंडिकेंट, यानी कि साधु को या भिक्षुक को वो दान देना चाहती थी, इसलिए वो लाइन को क्रॉस कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, हु ड्रीव द प्रोटेक्टिव लाइन अराउंड द हट। तो हट के अराउंड चारों ओर प्रोटेक्टिव लाइन, सुरक्षित लाइन कौन खींचता है? तो लक्ष्मण खींचते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैंडिकेंट इन द पोएम इज एक्चुअली। तो जो मैंडिकेंट होते हैं, जो होता है, जो भिक्षुक होता है, साधु बनकर आता है जो, वो कौन होता है? तो वो रावण होता है, सीता जी के अपहरण के लिए आता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, व्हाट डज लक्ष्मण रिक्वेस्ट सीता नॉट टू डू। तो वो है क्रॉस द मैजिक सर्कल, यानी लक्ष्मण की रिक्वेस्ट होती है सीता जी से कि वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी जो उन्होंने खींची है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम लक्ष्मण इज। तो ओबेडियंस एंड ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज। तो यानी कि लक्ष्मण पोएम की सेटिंग क्या है? ए फॉरेस्ट हार्मिटेज। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मण इज नोन फॉर हीज। तो लक्ष्मण अपने कॉरेज एंड लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, द पोएम लक्ष्मण इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीता मिस्टेक्स लक्ष्मण's लॉयल्टी फॉर डिसओबीडियंस। यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, द पोएम लक्ष्मण हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो ये पोएम कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है ड्यूटी एंड इमोशन के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, द इमीडिएट कॉज ऑफ सीताज एंगर इज। मतलब किस वजह से सीता नाराज़ हो जाती हैं? तो वो नाराज़ हो जाती हैं लक्ष्मण रिफ्यूज़ल टू लीव हर अलोन। जब वो सीता जी कहती हैं लक्ष्मण से कि जाकर अपने भाई की मतलब मदद कीजिए, तो वो उनको अकेला छोड़कर जाने पर मना कर देते हैं, जिससे सीता जी नाराज़ हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, हु इज़ द पोएट ऑफ ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। तो ये पोएम ऑफ डेडिकेशन आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में दी गई है। इसके पोएट एंड नज़ीम एक्सेल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द पोइट व्यू द आउटसाइड वर्ल्ड इन द बिगिनिंग। तो पोएम के स्टार्ट में पोइट आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को देखते हैं कहाँ से, तो बेसमेंट रूम से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द सी सिंबलाइज इन द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। तो इस पोएम में जो सी है वो सिंबलाइज यानी प्रतीक है फ्रीडम का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है व्हाट डू रिवर्स टीच अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट नज़म इक़बाल के अकॉर्डिंग रिवर क्या टीच करती है, क्या बताती है? लर्निंग हाउ टू फ्लो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू हुम इज द पोएम डेडिकेटेड, यानी ये पोएम ऑफ डेडिकेशन किसको डेडिकेट की गई है? तो एलिजाबेथ को। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज। तो इसका सेंट्रल थीम है बैलेंस्ड ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए नज़म इक़बाल इज ऑफन कॉल्ड दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नज़म इक़बाल ऑफन जाने जाते हैं, प्राय जाने जाते हैं किस नाम से? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के लिए ये जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है हु इज़ द पोइट ऑफ हंगर। हंगर पोएम भी मैं आपको पूरी पढ़ा चुकी हूँ, यूनिट नंबर 3 में आपको दी गई है, जिसके पोइट हैं जयंत महापात्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ओल्ड मैन इन द पोएम। ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी होता है पोएम हंगर में, उसका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय क्या होता है, वो क्या काम करता है? वो फिशरमैन है, मछुआरा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द फिशरमैन ऑफर टू द स्पीकर। तो फिशरमैन क्या ऑफ़र देते हैं स्पीकर को? तो जो स्पीकर हैं जो पोएम को नरेट कर रहे हैं, तो फिशरमैन उसको क्या ऑफ़र देते हैं? तो ऑफ़र देता है हिज डॉटर यानी अपनी बेटी को ऑफ़र करता है। आपने इस पोएम में पढ़ा हंगर का मतलब भूख होता है, और इसमें पोएट ने 2 तरीके की भूख दिखाई है, एक फिज़िकल भूख फिज़िकल हंगर और एक खाने की भूख। जब इंसान गरीब होता है उसके पास खाने को नहीं है तो खाने की भूख, 2 तरीके की भूख इसमें पोएट ने दिखाई है। तो फिशरमैन जो गरीब है जिसके पास खाने को नहीं है वो अपनी 15 साल की बेटी स्पीकर को ऑफ़र करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज़ द फिशरमैन्स डॉटर। फिशरमैन की बेटी कितने साल की होती है? तो 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़। तो पोएम हंगर की सेंट्रल थीम है पुअर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टाइटल हंगर रिफर्स टू। तो हंगर टाइटल क्या रिफ़र करता है? तो बोथ फिजिकल एंड सेक्चुअल हंगर। तो फिजिकल हंगर और सेक्चुअल हंगर दोनों को ये दिखाता है। एक इंसान की खाने की भूख होती है और एक सेक्चुअल हंगर जिस्म की भूख होती है। और पोएट अपने इस पोएम के माध्यम से सोसाइटी की उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पूरी पोएम में पढ़ा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ मेनली। तो पोएम हंगर की सेटिंग होती है ए सी शोर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हाट फीलिंग डोमिनेट्स द स्पीकर एट द एंड ऑफ द पोएम। तो जो नरेटर स्पीकर हैं पोएम हंगर के, तो एंड में उन्हें मतलब कैसा फील होता है? तो गिल्ट एंड डिसकम्फर्ट फील होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पोएम इज़ ए क्रिटिक ऑफ। क्रिटिक मतलब आलोचना करना। तो ये पोएम किस चीज़ की आलोचना करती है? सोशल इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी यानी जो सामाजिक असमानता और गरीबी है उसको क्रिटिसाइज करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पोएम हंगर इज बेस्ड डिस्क्राइब्ड एज।
ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ड्रामेटिक मोनोलॉग जब आप लोग बीए के सेकेंड सेमेस्टर में थे तब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है एक तरीके का, जैसे लिरिक, ओड, सोनेट, एपिक, एलेजी, ये सब फॉर्म ऑफ पोएट्री होते हैं। बिल्कुल वैसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग भी फॉर्म ऑफ पोएट्री है और हंगर पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगला क्वेश्चन है, द सी इन द पोएम हंगर सिम्बोलाइजेज। तो हंगर पोएम में सी जो समुद्र है किस चीज़ का प्रतीक है? तो द एंडलेस साइकिल ऑफ सफरिंग का सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फिशरमैन्स एक्शन रिफ्लेक्ट्स। फिशरमैन का जो एक्शन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो डिस्परेशन कॉज्ड बाय पुअर्टी, यानी कि गरीबी की वजह से उसे ये कुछ करना पड़ा जो वो करना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन गरीबी की वजह से इंसान मजबूर हो जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। ये पूरा जो प्ले दिया गया है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये इसको लिखा है महेश दत्तानी ने। किसने लिखा है? महेश दत्तानी ने। इसकी पूरी समरी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर ये जो ड्रामा है मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, महेश दत्तानी ने लिखा। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ उमा राव? रिसर्च स्कॉलर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन विच कम्युनिटी डज द प्ले मेनली फोकस? 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो ड्रामा है महेश दत्तानी का, ये किस कम्युनिटी पर फोकस करता है? तो हिजरा कम्युनिटी पर फोकस करता है। इनके साथ जो इनइक्वालिटी होती है, जो असमानताएं, जो अन्याय होता है, उसको इसमें महेश दत्तानी ने दिखाने की कोशिश की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, हु इज़ उमा राव रिसर्चिंग? उमा राव क्या रिसर्च कर रही हैं? देखिए, उमा राव मेन कैरेक्टर होती हैं इस प्ले की और ये रिसर्च करती हैं जेंडर एंड द हिजरा कम्युनिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिजरा हु इज़ मर्डर्ड? उस हिजरा का क्या नाम है जिसका मर्डर हो जाता है इस ड्रामा में 7 स्टेप्स अराउंड द फायर में? उसका नाम है कमला। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, हु इज़ अरेस्टेड फॉर कमलाज मर्डर? कमला का जब मर्डर होता है तो उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है, दोषी माना जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है? तो अनारकली को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। पूरा प्ले में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको पूरी समरी समझ आ जाएगी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सुब्बू एंड कमला? सुब्बू और कमला, कमला एक हिजरा होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो इसका सुब्बू से क्या रिश्ता होता है? लवर्स, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और चुपके से शादी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। अगला है, हु इज़ सुरेश राव? तो ये पुलिस सुपरिंटेंडेंट होते हैं और ये उमा राव के हस्बैंड हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, वाई वाज कमला किल्ड? कमला का मर्डर क्यों हो जाता है? फैमिली ऑनर एंड सोशल स्टेटस की वजह से, क्योंकि इसने एक मिनिस्टर के बेटे से शादी की थी और ये फैमिली ऑनर और सोशल स्टेटस के लिए सही नहीं था, क्योंकि ये एक हिजरा थी और इनके साथ सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है, तो इसलिए इसका मर्डर करा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, द प्ले हाईलाइट द इशू ऑफ? तो ये प्ले किस इशू को हाईलाइट करता है? तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूशन को हाईलाइट करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुब्बू इज द सन ऑफ ए मिनिस्टर? ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ अनटचेबल? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। आर के नारायण नहीं, मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अनटचेबल के ऑथर यानी राइटर हैं मुल्क राज आनंद, और मुल्क राज आनंद ने हमेशा ही उन लोगों के लिए लिखा है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनके साथ जो अन्याय होता है उसके लिए ये लिखते थे, जैसे अनटचेबल हो गया या द बार्बर्स ट्रेड यूनियन हो गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है जो ये लोअर कास्ट के लिए लिखते हैं, समाज में उनकी स्थान को उजागर करने का प्रयास करते हैं, मतलब उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, असमानताएं हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और उनके उत्थान की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट है।
अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। तो बाखा एक लड़का है जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, एक टॉयलेट क्लीन करने वाला लड़का है, स्वीपर है, जिसके साथ रोज़ क्या होता है, अन्याय होता है सोसाइटी में। अगर ये चलते फिरते किसी अपर कास्ट के इंसान में टच हो जाता है, इसको मारा जाता है, इसको गाली दी जाती है, तो इसका नाम होता है बखा, जो मेन प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब हीरो या मेन कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाखाज ऑक्यूपेशन। बाखा का व्यवसाय क्या है, बाखा काम क्या करता है। स्वीपर है, टॉयलेट का साफ करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाखाज सिस्टर। बाखा की सिस्टर का नाम होता है सोहिनी। सोहिनी नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाखाज फादर। बाखा के फादर का नाम होता है लाखा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नॉवेल अनटचेबल कवर्स द इवेंट्स ऑफ। देखो, अनटचेबल नॉवेल में एक दिन की पूरी कहानी को दिखाया गया है। पूरा एक दिन में बखा के साथ जो कुछ होता है उसको इसमें मुल्क राज आनंद ने दिखाया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, वन डे। अगला है, इन विच कंट्री इज़ द नॉवेल अनटचेबल सेट। तो किस कंट्री में अनटचेबल नॉवेल को सेट किया गया है, तो इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सोशल इशू इज़ द मेन थीम ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। तो कौन सा सोशल इशू इस नॉवेल का मेन थीम है, तो अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस नॉवेल का मेन थीम है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच गेम डज बखा इंजॉय प्लेइंग। तो बखा जो है, मेन जो कैरेक्टर है अनटचेबल नॉवेल का, वो किस गेम को खेलने में इंजॉय उसको मिलता है, उसको कौन सा गेम पसंद है, तो हॉकी पसंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु गिव्स बखा ए हॉकी स्टिक। तो बखा को एक हॉकी स्टिक कौन देता है, तो चरत सिंह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, विच लीडर्स स्पीच डज बखा हियर नियर द एंड ऑफ द नॉवेल। तो बखा सुनता है, हियर मतलब सुनना, नियर इन द एंड ऑफ नॉवेल, नॉवेल के करीब जाने पर, मतलब नॉवेल का जब एंड होने लगा तो नॉवेल के एंड में बखा किस लीडर की स्पीच को सुनता है, तो वो सुनता है महात्मा गांधी की स्पीच को। ऑप्शन नंबर ए राइट है, महात्मा गांधी जी की वो स्पीच सुनता है। अगला क्वेश्चन है, द नॉवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। नॉवेल अनटचेबल पहली बार कब पब्लिश्ड हुआ, तो 1935 में, 1935 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है, अनटचेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है सोशल रियलिस्ट नॉवेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बखा बिलोंग्स टू विच सोशल ग्रुप। तो बखा किस सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है, जो अछूत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ इफ़ यू फॉरगेट मी। ये पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इफ़ यू फॉरगेट मी बहुत अच्छी पोएम है, जिसमें पोएट यही कहते हैं, इफ़ यू फॉरगेट मी आई विल फॉरगेट यू। अगर तुम मुझे भूल गई तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। तुम मुझे प्यार करोगी, मैं तुम्हें प्यार करूँगा। तुमने प्यार करना छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दूँगा। तो इस पोएम के पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी इज़ मेनली अबाउट। तो ये लिखी गई है लव एंड म्यूचुअल कमिटमेंट पर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क द बिलव टू रिमेंबर। तो व्हाट डज पोएट आस्क टू बिलव टू रिमेंबर, तो हिज लव, अपने प्यार की बात करते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला है, द पोएम इज एड्रेस टू। तो पोएम किसको एड्रेस की गई है, किसको संबोधित की गई है, तो पोएट्स बिलव्ड, पोएट के प्रेमिका को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, हु इज़ द पोएट ऑफ मदर। मदर पोएम के पोएट कौन है, तो इसके पोएट हैं दारू केकी एन दारूवाला। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये पोएम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छी पोएम है। अगला है, द पोएम मदर इज़ प्राइमरली अबाउट। इसमें माँ के बारे में पोएट ने बताया है कि माँ कैसी होती है, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, बिना किसी फ़ायदे के भी माँ अपने बच्चों को हमेशा बहुत प्यार करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। तो द पोएम मदर इज़ प्राइमरली अबाउट
तो ए मदर्स लव एंड सेक्रीफाइस, एक माँ का प्यार, उसका जो सेक्रीफाइस होता है अपने बच्चों के लिए, उसके बारे में इस पोएम में पोएट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ द मदर इज हाईलाइटेड इन द पोएम। तो मदर की कौन सी क्वालिटी को इस पोएम में हाईलाइट किया गया है? तो केयर एंड सेल्फलेसनेस, माँ जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, जो उसका सेल्फलेसनेस होता है कि मतलब बिना किसी फ़ायदे के वो अपने बच्चों से प्यार करती है, उनके लिए दुआएं करती है, उनका हर काम करती है, उनका ख्याल रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है द पोएट रिमेंबर्स हीज मदर विद ग्रेटिट्यूड एंड लव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पोएम, यहाँ पर पोएम होगा द पोएम मदर एम्फेसाइजेज, ये पोएम किस चीज़ पर एम्फेसाइज यानी जोर देती है? तो फैमिली वैल्यू एंड लव, जो फैमिली वैल्यूज़ एंड लव होता है उस पर ये जोर देती है, ऑप्शन डी राइट है। अगला है द मदर्स रोल इन द पोएम सिम्बोलाइजेज, तो सिक्योरिटी एंड अनकंडीशनल लव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मैसेज ऑफ द पोएम इज, तो इस पोएम का मैसेज क्या है? ए मदर्स लव इज़ प्राइसलेस एंड इंड्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में लगभग मैंने आपको 100 MCQs बताए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी आपके लिए कई सारे MCQs की वीडियोस मैंने अपलोड की है, हर एक पोएम के लिए अलग से भी अपलोड है, और पेपर नंबर 2 की भी पूरी क्लासेस और मॉडल पेपर की वीडियोस आपको मिलेंगी, और आपके को करिकुलर की भी पूरी क्लासेस मिलेंगी। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।